नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मोदी सरकार के 11 साल, जैसा बीजेपी कहती है कि ये भारत का अमृत काल है, विकसित भारत का संकल्प हो, आम जनता की सेवा हो, सरकार के प्रति जनता का विश्वास हो, सुशासन हो या फिर गरीब कल्याण की योजनाएं हो। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की ऐसी राह पकड़ी है जो ऐतिहासिक है। आम जन के जीवन में बड़े परिवर्तन आए, फिर चाहे गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, तो वहीं आयुष्मान योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय के सपने को भी पूरा किया गया। यह सरकार का दावा है, लेकिन इसके ठीक उलट विपक्ष है। वो ये कहता है कि लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक ताने बाने को इन 11 सालों में ऐसी चोट पहुंचाई गई है जो भी अभूतपूर्व है, यह भी ऐतिहासिक है। संघीय ढांचे पर आक्रमण से लेकर सरकारी संस्थाओं के अतिक्रमण, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग का शोषण, इतना ही नहीं अर्थव्यवस्था गंभीर लॉकडाउन में चली गई है। यह विपक्ष का सवाल है और यह विपक्ष का आरोप भी है। आज सवाल सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों से पूछे जाएंगे। मोदी सरकार के 11 साल, कितने कमाल, कितने सवाल। इन 11 सालों में देश ने कितना विकास किया, कितनी साजिशों का पर्दाफाश हुआ, आतंकवाद पर कितनी नकेल कसी गई और क्या भारत विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु बनकर उभरा। चर्चा के लिए हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान अलग अलग पार्टी से इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। कांग्रेस की तरफ से अजय अरोड़ा पक्ष रखेंगे, बहुत जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। राजकुमार भाटी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो वहीं एलजेपी आर से अजय कुमार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे और दोनों के पलटवार आपके सामने। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। देखो, 11 साल हो गए, 33 गलतियां की, हाँ? और तुम लोगों को मालूम है, मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते आया हूं। तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा ऐसा। मैं मोदी जी ने काम क्या किया है जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो लोकतंत्र की बात कहेगा, हाँ, जो उनके तानाशाही को विरोध करेगा, उनको जेल में डालेंगे, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी की उपलब्धि क्या है? मोदी जी की उपलब्धि 11 साल में यही है कि इस देश का जो विपक्ष है उनको खत्म करने का काम मोदी जी ने 11 साल में किया है। और बस झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अगर झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो हमारे देश को, प्रधानमंत्री को सबसे पहला ये नोबेल अवार्ड देना चाहिए। तो आपने बीजेपी से लेकर विपक्ष के भी बातों को सुन लिया है। अब इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और शुरुआत क्योंकि बीजेपी पर आरोपों की लंबी झड़ी इस वक्त विपक्ष लगा रहा है, तो शहजाद जी जवाब देने का मौका आप ही के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि एक लंबा चौड़ा एक्सपोज पर लेख भी लिखा। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया, संघीय ढांचे को कमजोर कर दिया। यह विपक्ष का आरोप है।
सबसे पहले मीनाक्षी जी, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्रीय शोक और त्रासदी के माहौल में अभी भी है और आज एक दुखद खबर विजय रूपाणी जी के निधन की भी आई है, तो उनके प्रति, सभी परिवारों के प्रति मैं श्रद्धांजलि और संवेदना प्रकट करता हूं। और मेरा आग्रह है आप लोगों से, आपको मेरी बहुत सारी बातें अच्छी भी लगेंगी, पर कृपया करके आज के शो में मेरे लिए कम से कम ताली ना बजाए। और मैं साथी प्रवक्ताओं से भी कहूँगा कि हम लोग अपने आचरण को उच्च कोटि का रखें ताकि उनके प्रति संवेदना प्रकट की जा सके। जहाँ तक सवाल है खड़गे जी का, तो देखिए मैं खड़गे जी को क्या बोलूँ, अभी कुछ दिनों के बाद 50वीं वर्षगांठ होगी इमरजेंसी की, जिसे हम संविधान हत्या दिवस भी बोलते हैं। और बाकी सब तो छोड़ दो, हमारे नेता भाटी जी के भी सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव स्वयं 19 महीने जेल में रहे। तो किस प्रकार से संविधान का गला घोटा गया, किस प्रकार से सांसदों को जेल में डाला गया, किस प्रकार से मीडिया को कुचला गया, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कमिटेड जुडिशरी बनाने का काम किया गया, उसके बारे में मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। मैं तो खुद कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का भुक्तभोगी हूँ। मैं आना चाहता हूँ आज के विषय पर कि सवाल ज़्यादा है या कमाल ज़्यादा है। देखिए, देश की जनता सवाल और कमाल का मूल्यांकन करती है, इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक चाय वाले की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी तीसरी बार सरकार बनाती है। और तीसरी बार में जितनी सीटें हमको मिली ना, राहुल बाबा को तीनों बार मिलाकर भी उतनी सीटें नहीं मिली है। और केवल केंद्र की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा काम अच्छा है, न्यू नॉर्मल हमने स्थापित किया है जन कल्याण में। इसका प्रमाण यह है कि गुजरात हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, हर जगह भाजपा की सरकार रिपीट पे रिपीट हो रही है। और कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट के बदले डिलीट होती जा रही है। 2011 से उनकी एक भी सरकार कहीं पे रिपीट नहीं हुई है, तीसरी बार केंद्र में भी डिलीट हो गई। अब मैं आपको केवल 3 वाक्यों में अपने काम बताना चाहता हूं और फिर मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। हमने जो नया नॉर्मल स्थापित किया है उसको राम और गीता के आप टेम्पलेट में देख सकते हैं। राम और गीता का मतलब क्या, कान फूकने लगे उससे पहले, र से राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर हो, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया। अब गोली का जवाब गोले से होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। पहले 26/11 होता था तो मोस्ट फेवर्ड नेशन देते थे स्टेटस, अब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देते हैं। नक्सलिज्म भी जो है वो 85% कम हो चुका है पिछले 10 वर्षों में। फिर ए से अर्थव्यवस्था, 11वीं स्थान पर लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर आई है। और हमारा जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था वो आज सिंगल डिजिट में 5% से कम हो चुका है। एम से महिला सशक्तिकरण, चाहे यूसीसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, कोई भी योजना देखो महिलाओं को केंद्र में रखा है। 1020 हमारा सेक्स रेशियो पॉजिटिव है महिलाओं के लिए। गीता जी, गरीब कल्याण, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, डबल रेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो। और आज देख सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट हो, हॉस्पिटल हो, हमारे स्कूल के अंदर टॉयलेट हो, वो सारी चीजें बनाई गई है। टी से टेक्नोलॉजी, यूपीआई का कमाल तो आप देख ही रहे हैं। एक साल में 125 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन डिजिटली होता था, आज क्योंकि हमने डिजिटल नेटवर्क फैला दिया, 300 रुपए प्रति जीबी का डेटा आज 10 रुपए में आता है। और 125 करोड़ नहीं, आज दिन में 70,000 करोड़ का यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है। और आखिरी में ए से आत्मनिर्भरता, जो डिफेंस हम लोग इंपोर्ट करते थे गुड्स, आज 23,000 करोड़ की गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए 400 स्टार्टअप हुआ करते थे, 1,60,000 स्टार्टअप बने हैं, उससे युवाओं को रोजगार भी मिला है। परंतु इनके सवाल क्या है? इनके सवाल हमसे नहीं है साहब, हमसे होते तो हम मान भी लेते। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, सड़क का गुंडा है सेना। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि 26/11 के बाद कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की अजय जी कांग्रेस से है? और हिमाचल प्रदेश में भी तो इनकी सरकार है ना। हिमाचल में 1500 रुपए प्रति महिला को, मैंने तो काम गिनवाए, 1500 रुपए महिलाओं को कितने मिले, 300 यूनिट फ्री बिजली कितने मिले। इनके रिपोर्ट कार्ड को भी देखिए राहुल गांधी के, क्योंकि 99 चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 साल से बाहर, मध्य प्रदेश में 20 साल से बाहर, गुजरात में 30 साल से बाहर, इनकी असम में 10 साल से सरकार नहीं, त्रिपुरा में 32 साल से सरकार नहीं। ये रिपोर्ट कार्ड है राहुल गांधी। ठीक है, ये 11 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा गया है और इन रिपोर्ट कार्ड में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर नक्सलिज्म को 80% कम करने से लेकर फिर जो भी योजनाएं इस वक्त सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसकी सारी खूबियां इन्होंने गिरा दी। मीनाक्षी जी, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, देश के बहनों भाइयों, 100 दिनों में विदेशों से काला धन ले आऊँगा। बहनों भाइयों, सबको 15 लाख रुपए दूंगा। बहनों भाइयों, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। बहनों भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमत कर दूंगा। बहनों भाइयों, माँ गंगा को पूरी तरह से साफ कर दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा। बहनों भाइयों, राजस्थान
यूपी में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। बहनों भाइयों, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। तो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, कहते हैं मन की बात में बोलते हैं सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा। बहनों भाइयों, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा जो देश की संपत्ति लूट के ले गए। बहनों भाइयों, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कर दूंगा। अजय जी, मुद्दे पर आइए ना। मुद्दे पर मीनाक्षी, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था, शहजाद जी ने, सवाल या कमाल। इन्होंने शुरुआत इससे की थी, सवाल या कमाल। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं कमाल बता रहा हूं जो कमाल हुए। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात रखी, जरा भी बात रखी, उसे जेल में डाला गया। और जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया। संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया मीनाक्षी जी। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी सिंदूर की बात की, ऑपरेशन की बात की, हम देश के साथ खड़े हैं। भले वो अभी ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और सभी जो हमारे एनडीए इंडिया दल के लोग हैं, सब ने एक आवाज में कहा था हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमने सेना की सराहना की, हमने देश की सराहना की, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। तो अगर हम सवाल करते हैं मीनाक्षी, आज 11 सालों में क्या हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है? हमें पूछने का अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र में? हमें सरकार से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि 11 वर्षों में जो आपने वादे किए कौन से पूरे हुए? मैं इस बात को मान सकता हूं शहजाद भाई की कि 2-4 कामों में उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जितने काम गिनाए थे, मुझे एक एक का उत्तर शहजाद भाई दे देंगे कि कौन कौन से आगे। और सामने पब्लिक भी बैठी है, इनका मैं नमन करता हूं आवाम का, कि आपको बता दो किसके खाते में 15 लाख आए हों। जो सबसे सरल बात थी, सबको वो प्रभाव में डाला गया और इसी एजेंडे पे जीत के आए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पिटती रही, इन्होंने कहा कांग्रेस हारती रही। दो तीन सब्जेक्ट पे इस सरकार ने अच्छा काम किया। चलिए 2-3 ही सही, तो वो 2-3 सब्जेक्ट कौन से हैं जिसमें सरकार ने ठीक काम किया? मैं बताता हूं। जहां मां गंगा की सफाई का शुरुआत इन्होंने अच्छी की, लेकिन बीच में काम रोक दिया। मैंने कहा कई जगह शुरुआत की गई। इन्होंने कहा हर गांव में इंटरनेट देंगे, इन्होंने कहा हर गांव में घर में शौचालय देंगे। मुझे बता दें कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहां हर घर में शौचालय पहुंच गया? बिहार में तो अब जी मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन सर बिहार में तो अब चुनाव भी सामने है, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि कितने शौचालय बन गए, आम जनता को कितनी राहत मिल गई, जो काम शुरू हुए क्या वो अपने अंजाम तक भी 11 सालों में पहुंचे या अभी भी पाइपलाइन में ही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके सवाल पर आऊं उसके पहले मैं बता दूं, ये जो 11 साल मोदी जी के रहे हैं, वो 140 करोड़ लोगों के सपनों का साल रहा है। और उन सपनों को सिर्फ एक नाम से अगर इस देश ने देखा है और जाना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब ये जो अकाउंटिंग मुनीम, वो ये कह रहे हैं ना सपने ही रह गए, हकीकत में नहीं। मैं आ रहा हूं, टाइपराइटर युग में रहने वाले लोग आज एआई और क्लाउड से परिचित नहीं हैं, तो वक्त आ गया है कि वो अपना चश्मा नहीं बदलें, अब उनको अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी। क्योंकि देश ने देखा है कि चुनाव आते वक्त किस तरह से भगदड़ मचती है, तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री। वो विपक्ष क्या बात करेगा जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास नीति नहीं है? हमारे पास नेता है, नीयत है और नीति है। इन्होंने करी बुलेट ट्रेन की बात, बुलेट ट्रेन भी आएगा, देश को और 5 साल चाहिए। ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगी, देश को और 5 साल चाहिए। ये बात कर रहे हैं वो लोग जो जाने जाते थे कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला,
3G घोटाला चलता था, पैसा दिल्ली से, और सड़कों पे मचता था हाहाकार और स्कैम। आज डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट है, दिल्ली से चलती है योजनाएं और लाभार्थी के अकाउंट में होता है सीधे पैसा। करें डिनाई, मैं तो नंबर बता रहा हूं साहब। ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट कोई सरकारी उससे मीडियम से नहीं जाता है। ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है। ये कर सकते हैं डिनाई? कोई कर सकता है डिनाई? इनके टाइम में इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया शहर और गांव पहुंचते पहुंचते 10 पैसा नहीं बच जाता है। और ये हमसे बोल रहे हैं सपने हकीकत में नहीं बदले। जनाब, नियत बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। हमें दुहाई देने वाले कश्तियां बदलने का कोई फायदा नहीं। किनारे बदलो, देश की दिशा बदल जाएगी। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि नियत बदलने से नजारे बदलेंगे। राजकुमार भाटी जी, नियत विपक्ष की है ही नहीं कि इस देश में विकास की रफ्तार को वो देख सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप देखने की कोशिश तो करें, जरा चश्मा तो बदले, नियत तो बदले, विकास की रफ्तार भी दिखाई देगी। अभी अजय जी ने कहा कि देश की जनता ने जो सपना देखा था मोदी जी उसे पूरा कर रहे हैं। आप सबने देखी होगी टीवी पे घटना, महाराष्ट्र में मुंबई में 2 लोकल ट्रेन बराबर की पटरियों से गुजर रही थी। उनमें बाहर इतने लोग लटके हुए थे कि अलग अलग पटरी पर थी, लेकिन क्योंकि बाहर लोग लटके हुए थे वो आपस में भिड़ भिड़ के ऐसे गिर गए जैसे पेड़ से आम टूट टूट के गिर जाते हैं। 5-6 लोगों की मौत हुई, 20 घायल हुए। ये सपना तो कभी भारत की जनता ने नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी 2020 में, एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, बिकरू हत्याकांड के नाम से जिसे जानते हैं, कानपुर में। और कई लोग पुलिस वालों को गोली लगी थी। 5 साल उनका इलाज अस्पतालों में हुआ। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दिए हैं कि वो 6.5 लाख रुपए वापस करिए जो आपके इलाज में हमने लगाया था। यानी अपराधियों की गोली से पुलिस वाले घायल होंगे तो उसका पैसा पुलिस वालों से ही वसूलेगी सरकार। ये सपना तो भारत देश ने नहीं देखा था, इसका सपना तो भारत की जनता ने नहीं देखा था। आप बुलेट ट्रेन की अभी आपने बात की, आप लोकल ट्रेन दे नहीं पा रहे हैं। जो ट्रेन रेगुलर चल रही है वो टाइम पर चल नहीं रही, उनमें सुविधाएं नहीं है, उनमें सफाई नहीं है, उनमें गंदे कंबल देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को रोजगार आप दे नहीं पा रहे। इस देश में 3 संस्थाएं, 3 विभाग थे जो सबसे ज्यादा रोजगार देते थे, रेलवे, दूरसंचार और सेना। कोई मुझे बता दे इन तीनों में कब रेगुलर भर्ती हुई थी? कम से कम 10 साल हो गए, कुछ विभागों में तो भर्ती हुए, 5-6 साल सेना में भी रेगुलर भर्ती हुए हो गए। रेगुलर भर्ती तक आप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपकी सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं। नहीं, मैं इसी पर मैं आपसे कह रहा हूं, आपने रेलवे की बात उठाई राजकुमार जी, लेकिन यही रेलवे जब चेनाब ब्रिज बनाता है तो क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? यही रेलवे जब वंदे भारत ट्रेन चलाता है क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। वंदे भारत की जरूरत अभी बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत की नहीं है। पहले जो गरीब लोगों के लिए ट्रेन चल रही है उन्हें ठीक करिए आप, पहली बात तो। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन चली है, जो पुल बना है, वो बहुत अच्छे विकास के लिए बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार ने किया था। उसकी योजना कांग्रेस सरकार की थी। सरकार बदल गई, मोदी जी आ गए, वो काम लगातार चलता रहा, उद्घाटन करने का मौका मोदी जी को मिला। तो उसके लिए सिरे खाली ये नहीं देना चाहिए कि इनका है, दोनों सरकारों का उसमें सिरे है। मैं कह ये रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था का गरीब आदमी को क्या लाभ मिला है? उससे केवल अरबपतियों के बैंक बैलेंस बढ़े हैं, पैसे वालों का पैसा बढ़ा है। गरीब के लिए तो मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। जिस देश में, इस देश के लोगों ने यह सपना तो नहीं देखा था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और 80 करोड़ लोगों को अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, इसका मतलब आप उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे आदम जी की पंक्तियां याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, मीनाक्षी जी, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ करिए, कहिए देश क्या आजाद है। और मुल्क के कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जो फुटपाथ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात करते हैं, देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज लगभग 250 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। क्यों विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है?
शीर्ष बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब की आय लगातार घटती जा रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आपकी बात आ गई है शहजाद जी, और इसीलिए पी चिदम्बरम ने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, और उसी आर्टिकल का एक हिस्सा है वो ये भी कहता है कि यूपीए के कार्यकाल में जो विकास दर जीडीपी 8% थी, वो आज की स्थिति में 5 से 6% आ गई है। फिर आप ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, ये कैसे है? मैं आप ही के सवाल से शुरू करता हूं। चिदम्बरम जी की हर बात को मानना है या चिदम्बरम जी की सिलेक्टिव बातों को मानना है? यही चिदम्बरम जी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, यही चिदम्बरम जी ने बोला था कि कोई भी इंटरवेंशन अमेरिका का नहीं था, तब उस बात को नहीं मानना है। चलिए इस बात को मान लेते, तो मैं बता देता हूं। चिदम्बरम जी जिस समय का बता रहे हैं कि ग्रोथ रेट इतनी थी, उस समय पर एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या था? 10%, 12%। फूड इन्फ्लेशन क्या था? और आज चेक कर लीजिए, अभी गूगल करके चेक कर लीजिए, मुझे मत बोलिए, चेक कर लीजिए। 3.25% पिछले महीने का लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन भी है। पर मैं आपको उससे भी आगे का आंकड़ा देता हूं, क्योंकि बोलेंगे कि इससे क्या मतलब है, हमारा क्या जीवन बदला है इससे। 300 रुपया प्रति जीबी डेटा आता था, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं। एक परिवार 150 जीबी यूज करता है एवरेज कंजम्पशन, मतलब उस समय पे बिल 45,000 आता था। आज वही 1500 जीबी का 150 जीबी का 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए आता है। पैसा बचा कि नहीं बचा? चलिए टॉयलेट जो हमने घर घर बनाए, उससे हर परिवार में, जो खास करके गरीब परिवार है, 70,000 रुपए की सेविंग हुई है। जो आयुष्मान भारत कवर 50 करोड़ को दिया है हमने 5 लाख का, उससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 1 लाख करोड़ की सेविंग हुई। और जन औषधि केंद्र 15,000 बनाए, जिसमें 70 to 80% पे जेनेरिक डिस्काउंट मिलता है, जो दवाइयां हैं उस पर। अभी उन्होंने बात की कि भाई 400-500 का सिलेंडर राजस्थान में 450 का मिलता है साहब। आप जरा देख लीजिए, आप पढ़ के आया करें। इन्होंने बोला कितने टॉयलेट बना दिए भाई साहब, 35% टॉयलेट कवरेज था, आज 100% पे है। आज 25% पे टैप कवरेज था, आज 80% पे है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आंकड़े तो बताओ। मैंने हिमाचल का एक आंकड़ा पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते चलिए, संविधान की हत्या, और इस पर तो मुझे लगता है भाटी जी विशेष रूप से कुछ ज्ञान देंगे। यह है लालू जी का बर्थडे। लालू जी के बर्थडे के समय पर संविधान के निर्माता परम पूज्य हमारे बाबा साहब आंबेडकर जी की तस्वीर को उनके पैरों तले रखा गया। और ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी जी के भी पैरों तले थी। वैसे तो उनके परिवार का 2 बार संविधान निर्माता को हराने का, उनको भारत रत्न से वंचित रखने का। और मैं तो पूछना चाहता हूं एक ही बात, 370 जब तक लागू था ना बच्चों जम्मू कश्मीर में, तब तक 2 संविधान थे, मतलब बाबा साहब का संविधान वहां पे लागू नहीं था। ये 370 को लात मारकर पहली बार बाबा साहब का संविधान अगर लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो ये मोदी ने किया। और पहली बार वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला, तो ये मोदी ने किया। और पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो वो समाज से जिसकी लड़ाई आप लड़ते हैं, परंतु उस समाज का आरक्षण मुसलमानों को बाबा साहब आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण देने का पक्ष रखने वाली पार्टियां हैं। तो ये दोनों पार्टियां, वरना बोले कि मुस्लिम आरक्षण का हम विरोध करते हैं। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए इन्होंने अभी बहुत सारी बातें गिनवाई, इनकी बातों को कितना यकीन मानना है आप देख लीजिए। क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने कहा ये मुनीर को बुलाया है यूएस के आर्मी डे के परेड में। वॉशिंगटन से आया कि मुनीर को नहीं बुलाया गया है, और कांग्रेस ने भारत को बदनाम किया। इन्होंने बोला G7 का आमंत्रण नहीं आया है, कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एलओपी ने बोला कि भारत का होना अत्यंत जरूरी है। मतलब कि ये मोदी विरोध में उतरते उतरते देश के सांसदों को आतंकी बोलते हैं, देश की विदेश नीति पर राजनीति करते हैं, और देश की सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं। बोलिए सरेंडर था या हमने पाकिस्तान के मुंह पे जाकर तमाचा मारा है? एक बार अजय जी बोल दीजिए, एक बार। ये राजकुमार जी आगे। अजय जी। मीनाक्षी जी, मैंने सुने प्रवचन, इन्होंने हिमाचल की बात भी की, देश की बात की, सेना की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बोला हम देश के साथ, अच्छा, सेना के साथ, कोई दो राय नहीं। तो फिर सर, फिर ये नरेंद्र सरेंडर करने की क्या जरूरत उसका थी? रीजन है, अच्छा, उसका रीजन है, उसका उसमें वही उसी पे आ रहा हूं। अमेरिका में जब भारतीय अवाम के लोग बैठे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जब वहां गए, उन्होंने बोला बहनों भाइयों अब की बार ट्रम्प सरकार। तो जब दोस्ती इतनी पक्की है तो बात तो होगी। देखो जब दोस्ती होती है तो बात निकल के आएगी। मीनाक्षी जी, जब मेरी शहजादी की दोस्ती है तो बात निकल के आएगी, तो बात निकल के आई। नहीं तो बीजेपी पर आप आरोप लगाएं, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीज़फायर का फैसला ये सरकार का फैसला नहीं है, ये सेना का फैसला है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, पहला ट्विटर आया और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोले खंडन हो गया। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री ने खंडन क्यों अपने दोस्त का किया? कहते ना, जब वो कह रहे थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तो क्यों नहीं बोले ट्रंप को, क्यों नहीं बोले?
क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, सरेआम बोलना चाहिए था, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि 11 बार ट्रंप ने बात की है। हम बात भी ना करें, हम पूछे भी ना। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है अमेरिका से, यहां हमारे देश की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम बात भी ना पूछें, हम बात भी ना पूछें। आप हम देश के सवाल नागरिक पूछे। नहीं हैं। देखिए मुझे थोड़ा इंटरवीन करने का मौका दीजिए। आप बिल्कुल सवाल पूछे, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन ईमानदारी से राजकुमार भाटी जी मुझे एक बात बताएं, क्या नरेंद्र सरेंडर ये लिखना ये उचित था? नहीं, उचित ये भी नहीं था। उस समय पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों का अपमान हुआ कि मतलब वो उचित नहीं था ना, आप ये तो मानेंगे सीज ना? फायर की घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, ये हमारे संप्रभुता पे भी हमला था। नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था कि ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा समुद्र में उतार दिया था और इंदिरा गांधी को पत्र भेजा था कि हमने 7वां बेड़ा उतार दिया है, तो इंदिरा ने बहादुरी के साथ जवाब दिया था कि अब 7वां बेड़ा है, 70वां है, हमारी सेना वापस नहीं आएगी। इतनी हिम्मत भारत देश जैसे देश के बड़े देश जैसे प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ठीक। दूसरे मैं आपको इसी थोड़ा पे- सा करेक्ट कर दूं, मुझे दो बात कहनी है। आपने कहा कि सीज फायर का फैसला सेना का था, नहीं, ऑपरेशन शुरू करने का फैसला और बंद करने का फैसला राजनीतिक होता है, सरकार लेती है। सेना तो जो उसे टारगेट दिया जाता है उसे पूरा करती है। तीसरी बात, हमने जो मुद्दे उठाए थे, शहजाद भाई बड़ी चालाकी के साथ अपना गोल पोस्ट चेंज कर गए। वो बातें कहते रहे जो इन्हें सूट करती हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया, वो जीबी डाटा जो सस्ता हो गया, इंटरनेट, ये तो दुनिया में तकनीकी विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, एक फोन घर में लगवाने के लिए प्रधानमंत्री तक की सिफारिश होती थी। आज रिक्शा वाला भी फोन लिए घूम रहा है। इसमें किसी सरकार का श्रेय थोड़ी है। तकनीकी विकास हुआ, प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं हमें इंटरनेट भी प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। डिजिटल पेटीएम कौन चला रहा है? प्राइवेट कंपनी चला रही है। ठीक है, तो इसके लिए श्रेय लेना सरकार की कोई भूमिका नहीं। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि अगर डिजिटलीकरण हो गया है तो सरकार की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, सरकार लाइसेंस देती है, लेकिन सरकार का श्रेय नहीं है इसमें। ठीक है, सरकार को कोई श्रेय नहीं है। मैं भाटी जी का बहुत सम्मान करता हूं और समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक है। भाटी जी ने इसको तो डिस्काउंट कर दिया, डिजिटल वाले को चलिए छोड़ देते हैं। आवास बनाना टेक्नोलॉजी पहले से थी ना, 47 से लेकर 2014 तक कितने आवास बने गरीबों के? हमने 4 करोड़ बनाए, ये अपने कार्यकाल के गिनवा दे। 25 लाख भी नहीं बने, हमने 4 करोड़ बनाए। इसमें तो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है ना, इस पे बात नहीं करना है। टॉयलेट कितने बने? टॉयलेट की टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? पहले टैप की थी कि नहीं थी? अच्छा चलिए छोड़ देते इस विषय पे, दूसरे विषय पे आते हैं। अभी इन्होंने कहा कि 71 की बात, हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट भी है भाटी जी, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। बाबू जगजीवन राम तो झूठे व्यक्ति नहीं थे ना मीनाक्षी जी, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम। उनका लेटर सामने है। उन्होंने इंदिरा जी को 71 के युद्ध में कहा था कि इंदिरा जी अभी समय है हमारे पास, उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जब तक हम पीओके नहीं ले लेते और जब तक करतारपुर नहीं आ जाता तब तक नहीं छोड़ना है। और ये मिलिट्री लीडर ने भी बोला। तो अभी सामने निकल कर आया है कि कैसे इंदिरा जी ने यूनाइटेड नेशंस के दबाव में सीज फायर किया और यूनाइटेड नेशंस के दबाव में उन्होंने जो भी हमने सैम मैनेक्शॉ ने लिया था उसको सौंप दिया। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, 74 में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए इंदिरा जी पाकिस्तान को तैयार थी, पार्लियामेंट में छपा है। उसके बाद 85 में आ जाएगी, रोनाल्ड रेगन के दबाव में राजीव गांधी जी जाकर बात करते हैं पाकिस्तान से उनके बताए हुए मुद्दों पर। 65 का युद्ध हम जीते थे, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को देकर आए ये लोग। 94 में एक ऐसा अग्रीमेंट बना दिया नरसिम्हा राव की सरकार ने और उसको अटैच कर दिया कि हमारी ट्रूप मूवमेंट्स क्या होगी वो पाकिस्तान को पहले बता देंगे। और सरेंडर और सीज फायर वो होता है, मीडिएशन वो होता है जब हमारे नेता जाकर विदेश में बोलते हैं कि यूएस यूके आकर हमारी डेमोक्रेसी में इंटरवीन करे लास्ट 5 सेकंड। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी की बातों पे कहां भरोसा करेंगे अजय भाई? आप तो एसएमएस सलमान, मनीष और शशि की बात पर कर दो। शशि थरूर, मनीष और सलमान ने बोला कि ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं किया। ट्रंप ने तो बोला भारत पाकिस्तान का 1000 साल का विषय है, आप ट्रंप की बातों पर यकीन करो, हम तो एसएमएस की बात पर यकीन करेंगे। आपने एसएमएस को क्यों डिस्काउंट कर दिया? ठीक, अब एक दो सवाल जरा जनता से आ जाए। जी, आप पूछना चाह रहे हैं, किनसे सवाल है? अपना नाम भी बताएं। सवाल अरोड़ा जी से है। अरोड़ा जी, अभी भी मैं आपको कहता हूँ, विपक्ष जो है अभी भी जमीन से कटा हुआ। अभी आप पहले उसमें बोले कि हर पंचायत में इंटरनेट नहीं, हर पंचायत में बिहार में भी पहुंचा हुआ है इंटरनेट, घर घर में पहुंचा हुआ है। देखिए, विपक्ष होना जरूरी है, उसका सवाल भी वाजिब होना जरूरी है। आप लोग का सवाल गैर वाजिब होता है, सर नरेंद्र सरेंडर, ये सबसे जनता में एक वो हो जाती है, आप पे हंसी आ जाती है। अच्छा, आप बिहार से रहने वाले हैं,
बिहार में तो चुनाव बड़े नजदीक है। बिहार के ही एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि आप लोग जमीन से कटे हुए हैं। एक मैं बयान इसमें जरा पीके का भी जोड़ दूं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि आपका कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। राहुल गांधी गायब कहाँ मीनाक्षी हैं? जी, जितने पुल ये बिहार से आते हैं इनका मैं सम्मान करता हूँ। हमारे देश का राज्य है बिहार, और बिहार से लोग प्रेम भी बहुत करते हैं। और जहाँ तक जितने पुल, जितने नवनिर्वाचित पुल, जितने नए निर्माण हुआ, कितने पुल टूटे, नवनिर्मित पुल, कितनी हाँ। शराब, एक मिनट, शराब बंद है वहाँ, शराब बंद है वहाँ, शराब बंद है। वो शराब कितनी पकड़ी जाती है? आप बिहार से आते हैं, हम जनता के साथ हैं, हम हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो परेशान होती हैं कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब कैसे आ जाती है बिहार तक, इसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज चल रहा है मीनाक्षी जी, बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। मैं अगर आपकी बात से सहमत भी हो जाऊं सर, लेकिन सवाल वो जो ये पूछ रहे हैं, मैं इस सवाल को लेकर आपके पास भी आ रही हूं। अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है बिहार में, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। जितनी बारिश होती है, जितनी बार बाढ़ की स्थिति आती है, अस्पताल में मछलियां तैरती हुई हमने भी देखी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद सवाल तो विपक्ष से भी है कि आप इन मुद्दों को उठा क्यों नहीं पाते हैं, और दूसरा आप सरकार में हैं, व्यवस्थाएं सुधार क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, बिहार जिस वक्त हमको मिला था और आज बिहार जहां पहुंचा है, बिहार में जो हमारा कट्टर विरोधी है वह यह कहता है कि आज वो अपने को सुरक्षित, संरक्षित और एम्प्लॉयमेंट तीनों उसको मिल रहा है। ये कह रहे हैं ना, अभी भाटी जी गंभीर सवाल उठाए, रोजगार कहाँ है? सिर्फ इस वक्त के इश्तिहार में बिहार से निकाल के दिखा दूं तो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है इस वक्त बिहार में, और एसएससी से लेकर के 12वीं 10वीं और जो रिकॉर्ड संख्या में टीचरों को, नर्सों को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल लोगों को रोजगार बिहार में दिया गया है, वह अपने आप में बिहार के पुराने स्वर्णिम दिनों की याद दिलाता है। ये कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है, सड़कें भी टेक्नोलॉजी से बन गई। आज यहां से आप 6 घंटे में बिहार की सीमा पे होते हैं, 12 घंटे में आप पटना होते हैं। करे कोई दर्शक इनकार इस बात से? भूल गए वो दिन जब इसी ट्रेन में छठ के वक्त 6-6 महीने रिजर्वेशन नहीं मिलता था। आज स्थिति क्या है? ऑनलाइन पे तत्काल के टिकट निकलते थे और 5 मिनट में लुटेरे और माफिया उसको लूट कर ले जाते थे। आज ओटीपी के तहत वो व्यवस्था है, सड़कें हैं, यहां से एयर कंडीशन बसें चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है बिहार में। और आप कह रहे हैं दारू चोरी से पहुंच जाती है। कौन लोग हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उस धंधे पे किस माफिया का कब्जा था? आप अंबेडकर के तस्वीर को अपने जन्मदिन पर पांव से कुचलते हैं और आप सवाल सरकार से पूछते हैं। साहब, ये मोदी की सरकार है जिसने न धर्म देखा न जाति देखी। आज 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड, क्या बिहारी लेकिन वो जो तस्वीर की आप बात करें, शहजाद पूनावाला वो तस्वीर भी दिखा रहे। राजकुमार भाटी जी, मैं इसी तस्वीर पर आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर गुलदस्ता दिया, उन्होंने उसे हाथ लगाना जरूरी नहीं समझा। ये उनकी पार्टी की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, उनके नेतृत्व की बात है। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को उनको तोहफे में देना एक सम्मान के प्रतीक के रूप में था, लेकिन उनके चरणों के पास ले जाना और इतने लोग वहां पर खड़े हुए हैं, किसी का उस पर आपत्ति भी जाहिर ना करना, खुद लालू यादव का आपत्ति जाहिर ना करना, क्या ये बात आपको बुरी नहीं लगती? नहीं, वो अव्यवस्था हुई होगी और गलती हुई होगी, मैं इसे गलती मानता हूँ। लेकिन ऐसी गलतियाँ कई बार भीड़ भड़क्के में जब ज़्यादा लोग होते हैं हो जाती हैं। अभी एक कार्यक्रम में अभी बहुत रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय झंडे से मुंह पोंछते हुए देखे गए, नाक पोंछते हुए देखे गए, और फिर वो झंडा किसी बराबर में कोई चल रहा था उसे पकड़ा दिया। तो ऐसी, वो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के किया या जानबूझ के अपमान किया, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलती हुई होगी लालू यादव जी के कार्यक्रम में कि बाबा साहब की तस्वीर नीचे रख दी गई पैरों के पास, उसके लिए उन्हें गलती माननी चाहिए और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए भविष्य में, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब को पूरा देश सम्मान करता है, वो हमारे संविधान निर्माता हैं। गलती से मिस्टेक हुआ है। नहीं, देखिए भाटी जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, भाटी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने तो एक अच्छा स्टैंड लिया है। पर तेजस्वी यादव जी से पूछा गया तो तेजस्वी ने बोला है क्या बोलता है। दूसरी बात, ये भी गलती से मिस्टेक है, राहुल गांधी ने भी पैरों तले रखा है।
गलती से मिस्टेक हो गया, भारत रत्न 2 बार नहीं दिया, गलती से मिस्टेक हो गया इसलिए 2 बार चुनाव हराया। ये गलती से मिस्टेक नहीं, चलिए गलती से सारी मिस्टेकें हो रही है, ये बेटा साहब को बाबा साहब के ऊपर रखते हैं, ये सामंतवादी सोच को संविधानवादी सोच के ऊपर रखते हैं। अन्यथा मैं भाटी जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब का एक सपना था, मेरा जो हमने संविधान बनाया वो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी लागू हो, 370 हटाने का विरोध क्यों किया? 370 हटाने का किसने विरोध किया? कांग्रेस ने, आपकी इंडिया अलायंस ने, आज भी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी कर रही है, आपका समर्थन है समाजवादी को। आप बोल दो अच्छा कदम था, बोल दो अच्छा कदम था। उसमें कई गलतियां आपकी सरकार ने की हैं। 370 हटानी थी, खाली 370 90% तो पहले की सरकारें हटा चुकी थी, कांग्रेस की सरकारें उसे कुंद कर चुकी थी। लेकिन आपकी सरकार ने 370 हटा देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी छीन लिया। वहां पे आपने केंद्र शासित प्रदेश, आप केंद्र से सत्ता चलाते हैं, उन लोगों की आजादी छीन ली आपने, तो विरोध करने लायक मुद्दे भी। आप कश्मीर दौरा हाल में कभी करके आए हैं 370 हट जाने के बाद? मुझे तो सौभाग्य मिला ही नहीं अभी तक कश्मीर जाने का। आप जीवन में कभी आप ये सौभाग्य उठाइए जरूर, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो ये मीनाक्षी जी, आजकल डिजिटल युग में कहीं जाने की, हमें तो अमेरिका के बारे में भी जानकारी है, चाइना के बारे में, वहां भी नहीं गए हम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह की खबरें आ जाती हैं। आप लोग सब राजनीतिक दल से आने वाले, नेतृत्व करने वाले प्रवक्ता हैं, आप लोगों को तो पूरा देश घूमना चाहिए। मेरे पास समय की देखिए एक वाक्य, केवल एक वाक्य, उन्होंने बोला किसी ने अपोज नहीं किया, अखिलेश यादव अपोजेस गवर्नमेंट्स मूव ऑन 370, ये अखिलेश यादव जी ने अपोज किया। लीजिए राजकुमार जी, पता नहीं कहाँ की खबर है आप तो गलत बोल दो। अखिलेश जी 370 हटाने का विरोध नहीं किया था, हमने इसका विरोध किया था जो राज्य। मुझे जो बात आज की चर्चा में समझ में आई वो ये कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बड़ी शांति से, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े संयम के साथ चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इस बात का आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।